जिस तरह का बयान कल एलजी मनोज सिन्हा द्वारा आया था, उसी को लेकर अब जितने भी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं या ऑल रिजर्व जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और आज जितने भी जम्मू बेस्ड जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं जो कश्मीर में काम कर रहे थे, बीजेपी कार्यालय के बाहर है और यहाँ पर पूरी तरीके से धरना दिए हुए हैं। और वही एक डिमांड की जिस तरह का वहाँ पर खतरा है, हम वहाँ पर किस तरह से काम कर सकते हैं, उस खतरे में अगर हम रहेंगे तो हम सुरक्षित नहीं वापस आएंगे। हमारी कहीं ना कहीं डेड बॉडी वहाँ से यहाँ आएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से हमें एक्सग्रेशिया जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है 5-10 लाख रुपए का। वो किस काम का, जब हमारी जानें जो है वो ही नहीं बची रहेंगी। और साफ तौर पर गुस्से में ये जितने भी एम्प्लॉयज हैं, 200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं इसी तरह से ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर आज जो है ये बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं और डिमांड वही है जिस तरह से पहले थे। सर, आज बीजेपी कार्यालय के बाहर है, क्या कहना है? सर, हम पिछले 205 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और कल और हमने आज तक 1 रुपये का नुकसान नहीं किया, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम पिछले 15-16 साल से वहाँ सर्विस कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने कहा कि वहाँ झंडा चढ़ाना है, हमने झंडे चढ़ाए वहाँ। हमने बच्चों को वहाँ राष्ट्रीय गान सिखाया, 8-8 दिन लगे उनको राष्ट्रीय गान सिखाने के लिए। जब वो लोग रेक्ट करने लगे और उन्होंने हमें स्कूलों में आके मारा, दफ्तरों में आके मारा। क्यों मारा? क्योंकि अगर 15 साल से हमें नहीं मार रहे थे तो आज क्यों मार रहे हैं हमें? दफ्तरों में ढूंढ कर, वहाँ ढूंढ के, नाम पूछ के, वहाँ मजहब पूछ के मारा जा रहा है। तो उसके बाद एलजी साहब कहते हैं कि जे घर में बैठ के हमको सैलरी नहीं देंगे। भाई, हमने कब कहा कि हम घर में बैठ के सैलरी लेंगे? अब हमें सिक्योरिटी देते तो आज भी हम वहाँ होते। हम 1 साल लगातार टारगेट के लिए में काम करते रहे और बार बार गुहार लगाते रहे कि हमारी जान खतरे में है जनाब, हमारी जान बचाई जाए, लेकिन नहीं बचाई गई। आपने देखा होगा कितनी लंबी लिस्ट है। आज भी टीआरएफ नाम, पता, स्कूल का नाम, ऑफिस का नाम लिखकर निकालती है रिटर्न में और ये बर्बर इंश्योरेंस देते हैं। आप भी एक लिस्ट बनाओ हमारे पूरे मुलाजमों की और नीचे स्टैंप लगा के कहो कि आप वहाँ सिक्योर रहोगे, हम आपकी जमाबारी लेते हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है ना कि आपको सिक्योरिटी पूरी तरीके से दी जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं, वापस आ रिटर्न में चाहिए, रिटर्न में चाहिए हमें, रिटर्न में चाहिए। और 2 करोड़ रुपए का पर मुलाजम इंश्योरेंस चाहिए अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है, क्योंकि जो मुलाजम अभी तक मरे हैं उनको खाली सिर्फ 5 लाख रुपए मिला है और उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। क्या एक मुलाजिम की कीमत 5 लाख रुपया है? क्या एक मुलाजिम अपने 5 लाख से अपने बच्चों, जो उसके बच्चे रह जाएगी, उसकी माँ रह जाएगी, उसका भाई रह जाएगा, क्या वो 5 लाख से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकता है? नहीं कर सकता। हमें सब कुछ रिटर्न में चाहिए। अगर आपने एक कमेटी बनाई थी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, तो वो कमेटी आज तक क्या कर रही है? आप खुद कमेटी बनाते हो, खुद डेडलाइन फिक्स करते हो, खुद तोड़ देते हो और हमें कहते हैं आप घर बैठ के सैलरी ना लो। हमने कब कहा हमें घर बैठ के सैलरी चाहिए? हम काम करके सैलरी लेना चाहते हैं। अब हम जम्मू से डिवीजन में कहीं भी हमसे काम लो, हम डिग्निटी से काम करते थे, करेंगे। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का कल बयान जो है गवर्नर साहब का आया है, कहीं ना कहीं आहत है, दुख होता है इस तरह के बयान को लेकर। आपका धन्यवाद, आप हमारी खबर को कवर करने का है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठ के कोई ऐसे कर सकता है, ये देश का दुर्भाग्य है। 7 महीने तक एलजी साहब कुछ नहीं बोले, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कोई आज जो वो कहते हैं घर में, हम चाहते ही नहीं है घर में सैलरी बैठ के लेना, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन आप काम लेने में असमर्थ हैं क्योंकि आप वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार कर पाए, आप सिक्योरिटी नहीं दे पाए, आप वहाँ पर वैसा माहौल नहीं क्रिएट पाए। एक कम्युनिटी को आपने सब कुछ दिया और दूसरी कम्युनिटी को वंचित कर दिया। ये अफसोस की बात है, क्योंकि जो पीएम पैकेज है उसके लिए सब कुछ काम हो रहा है, यहाँ से लेके अमेरिका तक, लेकिन ये कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं, शायद हो सकता है इसलिए नहीं हो रहा है। कमेटी 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 और झूठ 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 सब कुछ, चाहे पार्टी की तरफ से हो चाहे सरकार की तरफ से हो। बड़े अफसोस की बात है। हम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आज ही आप रिटर्न में ऑर्डर निकालिए, आज ही सभी मुलाजिम। और जहां तक उन्होंने कहा कि 31 तक मैं एलजी साहब के नोटिस में ला दूं, मैं वहां पर 10 डिपार्टमेंट आपको गिना दूंगा और 10 लोग यहाँ पर भी मैं दिखा दूंगा जिनकी सैलरी जो है 1 जून से बंद है। उन्होंने कहा कि
अगस्त तक सभी की सैलरी रिलीज हुई है, ये बिल्कुल नहीं है। शायद ग्राउंड लेवल पर की जो रिपोर्ट जो है वो एलजी साहब को जाती नहीं है, जब उनको जो है वो झूठी रिपोर्ट सबमिट की जाती है। क्या है, एलजी साहब ऐसा नहीं है कि वो अच्छे बंदे नहीं हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी थी, हमारे लिए उन्होंने एक पैरामीटर फिक्स किया था, लेकिन उस पर काम जो है वो कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने खाली आश्वासन 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 और वर्क ज़ीरो। उल्टा हमारे जो है 95% मुलाजमों की तनख्वाह पिछले 4 महीने से बंद है, एक पैसा नहीं मिल रहा है। हम खुद जो है एक एक सूट में गुजारा कर रहे हैं, मतलब सर्दी के कपड़े नहीं ले पा रहे हैं, बच्चों को कपड़े नहीं दे पा रहे हैं। हमारा करवा चौथ ऐसे ही गया, हमारी औरतें ताने देते रही, हमारी दिवाली भी ऐसे ही गई, और हमारा जो आगे आने वाले त्यौहार है मेरे ख्याल में ये भी ऐसे कहेंगे। मैं एलजी साहब से कहता हूं कि आप रिटर्न में ऑर्डर निकालिए, और साथ में हमें सुरक्षा का, हमारे डोगरों के लिए कोई वहाँ पर बना, और मैं 10 लोगों को उनको भी बता दूंगा जिनके घर में रहते हैं, वो उन्होंने कह दिया है भाई आप वहाँ पर रहोगे, हम किराया लेते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप यहाँ पर आओगे हम आपको अपने घर में नहीं रहने देंगे, आप दूसरी जगह इंतजाम कर रहे हैं। हमारे लिए जब इंतजाम नहीं है तो वो रहेगा कहाँ। साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी कितनी तादाद में, और लगातार इनकी तरफ से इसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चल रहा है। आप प्रोटेस्ट तो लगातार कर रही हैं, 200 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। एलजी साहब कहते हैं तनख्वाह तभी मिलेगी, आप वापिस आएंगे, घर बैठे नहीं मिलेगी। यहाँ आने का क्या मकसद है? बीजेपी कार्यालय के बाहर क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा केस शुरू से बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही थी। एलजी साहब भी बीजेपी के हैं, ये तो जग जाहिर है, सबको पता है सेंटर में बीजेपी के गवर्नमेंट है। तो जब 7 महीने से हमारा ये केस रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर इनको लगता है ये इस काबिल नहीं थे, ये हमारा केस अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते, तो वकील बनकर क्यों आए थे? और आज क्यों चुप है? जब एलजी साहब ने ऐसा बयान दिया, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठकर ऐसे व्यक्ति को ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना। वो टीआरएफ वाले तो इनको सुन रहे थे, ये तो सीधे हमें कह रहे कि हम टीआरएफ वालों तैयार हो जाओ, हम निवाला भेज रहे हैं आपको। ये वो वाली इनकी लैंग्वेज है। ये कह रहे हैं एलजी साहब का बयान जो था कि 31 अगस्त तक की सैलरी हमने दी, इनको वापस नहीं देंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका कि इन्होंने यहाँ पे हम बोल रहे सैलरी नहीं मिलेगी, काम नहीं कर रहे। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं जम्मू में हमारी काम लीजिए, हम यहाँ पे घर नहीं बैठे हुए, एंजॉय नहीं कर रहे, हम प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। हम सर पे कफन बांध कर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इनको 31 अगस्त तक की सैलरी बंद कर ली, उसके बाद ये दिसंबर में सोए हुए बोल रहे हैं, बीच के 3 महीने कहाँ गए? ये मतलब एक ऐसा आदमी जो इतनी बड़ी पोस्ट पर है, उसके लिए 3 महीने की वैल्यू ही नहीं है। हमारे जो 7 महीने, और ये कितनी अजीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है ऐसा व्यक्ति कि इन्होंने कहा हम ब्रीदिंग पीरियड मांग रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगा, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने तो क्लियर कर दिया है कि आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाचार हो चुके हैं, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, किसके पास जाएंगे? बिल्कुल, ये तो पहले दिन से ही है सर, हम लाचार तो हैं। और ये भी कहना चाहूंगे, ये एक बीजेपी गवर्नमेंट एक भेदभाव की नीति अपनाती है। शायद हम रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम सो कॉल्ड हिंदू होते, शायद बीजेपी हमारी हेल्प करती। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, बीजेपी वाले सुन ले, सिर्फ ये मिनिस्टर या वो चेयर सिर्फ सो कॉल्ड हिंदुओं से नहीं बनते। हमारा एक वोट होता है, और वोट की सेम कीमत होती है। अगर हमें ये सैलरी ऐसे नहीं दे रहे, वोट भी नहीं मिलेगा, हमारे घरों तक ये नहीं आ सकते वोट मांगने। ये कहना है कि जब आपकी नौकरी लगी थी, चाहे 10 साल पहले, 15 साल पहले, या अभी हालिया किसी की नौकरी लगी हो, ये पहले से ही क्लियर था कि वहाँ के हालात कैसे हैं, तो फिर अब आकर आप इस तरह की डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्लियर करना चाहूंगी सर, हालात खराब थे। फिर मैं कहना चाहूंगी इससे तो बेटर वो 370 के पहले का जमाना था, जब स्टोन पेल्टिंग होती थी, हम पर कोई टारगेट नहीं करता था। मैं 14 साल से कश्मीर में जॉब कर रही हूँ एज ए फीमेल, किसी ने आंख उठा कर मेरी तरफ नहीं देखा। 370 के बाद फिर हम तो मतलब कहना चाहेंगे 370 का टूटना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब जब हमने जॉब की वहाँ हालात खराब थे, कर्फ्यू हुआ करता था, लेकिन ऐसे माइनॉरिटी को चुनकर नहीं मारा जाता था। 300 फिर इसके बाद तो बहुत बार हालात खराब हुए। अगर हमने इस चीज का फायदा उठाया होता तो हम पहले आते। पहली टारगेट किलिंग अक्टूबर 7 को हुई 2021 में, तब भी हम नहीं आए क्योंकि हमें लगा ये एक कोई केस है, हो गया तो हो गया। लेकिन अब लगातार हो रहा है। अपनी जान एक तरफ जब गोली हो और एक तरफ जॉब हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी हक देता है कि आप जॉब चुनोगे
चुनोगे? पहले क्या चुनना चाहिए? मैं आपसे पूछा, मीडिया वाले हो, लोग आपको सुन रहे हैं, क्या चुनना चाहिए? पहले तो हम लाइफ चुनेंगे ना। जो आपको भूखे रह के भी गुजारा हो सकता है भाई, रेहड़ी लगा के भी गुजारा हो सकता है, लेकिन ये जब गोली सामने होगी फिर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? हमें बचा तो सकती नहीं है, ये फेल हो गई हमें बचाने के लिए। एलजी साहब के बयान के तुरंत बाद ये टीआरएफ का लेटर आता है। इतने काबिल हो भाई, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी काबिल है तो ये ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हो? आजकल तो डिजिटल जमाना है, ये कहां से लेटर इशू हो रहा है? आप क्यों नहीं पकड़ पाए उनको? मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। 200 से ज्यादा डेज आपको हो चुके हैं, सैलरी आपको मिल रही नहीं है, आगे अब क्या करेंगे? हिम्मत कहीं ना कहीं आपकी जवाब दे सकती है, आपके लोगों की जवाब दे सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सैलरी भी नहीं मिल रही है तो करें तो क्या करें, कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? जी क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना क्लियर है हमारा स्टैंड कि हम इस टाइम कश्मीर में नहीं जाएंगे। अगर ये हमें बलि का बकरा बना रहे हैं तो हम वो बलि का बकरा अब नहीं बनेंगे। ये जो बाहर से उठकर आ गए यूपी से, पता नहीं इनको कश्मीर के सिचुएशन का ही पता नहीं है, चेयर पे बैठ के कोई भी ऑर्डर निकाल देते हैं। मुझे तो शर्म आती है ऐसे, मतलब मैं इतनी एजुकेटेड होने के बाद ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ। एलजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया वाले से क्वेश्चन से बचने के लिए बोल रहे हैं नाश्ता बड़ा अच्छा है, टेस्टी नाश्ता, चलो नाश्ता करो। शर्म आती है ऐसे एलजी पर? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि नाश्ता खाने के लिए बैठे हुए हो वहाँ पर? आप डरते हो मीडिया वालों से? आप दो उनके आंसर, क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से, आप तो भागते हो मीडिया वालों से। जब आपको जरूरत पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और सारे क्वेश्चन खा लिए आपने। जो भी कोई क्वेश्चन हमारे रिलेटेड पूछा जाता है उसको ये टाल देते हैं। जवाब दीजिए ना, एक साल में आपकी एडमिशन कर क्या रही है? अभी तक टारगेट किलिंग रोक नहीं पाए आप किस मुंह से हमें कहते हो वहां जाने के लिए? साफ तौर पर गुस्सा, दुख, सब कुछ इन लोगों के आप सामने देख सकते हैं, चेहरों पर देख सकते हैं। और कि इन हालातों में यही इनका कहना है कि कैसे हम वहां वापस जा सकते हैं। जो हालात वहां पर है, पहले भी हम वहां पर थे, लेकिन जिस तरह के हालात अब हो चुके हैं, अब रह पाना मुश्किल है। यहाँ देखिए, कुछ नहीं कहेंगे, हमारे बच्चों को भी मार दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम कश्मीर में जाके निहत्थे गोली नहीं खाएंगे। कश्मीर में जाके निहत्थे गोली नहीं खाएंगे। यहाँ मार दो, यहाँ मार दो, एक बच्चे को यहाँ मार दो, यहाँ मार दो, हमारे डोगरे भाई यहाँ हमें मार दो, हमें आपके हाथ से मौत लेना कबूल है। हमें आपके हाथ से हमारा, हमें आपके हाथ से मौत लेना कबूल है, लेकिन कश्मीर में जाकर किसी दूसरे के हाथ से आदमी की गोली खाना मंजूर नहीं है। हम यहाँ बैठ के मरेंगे, लेकिन कश्मीर में नहीं जाएंगे, निहत्थे नहीं लड़ेंगे। हम कायर नहीं हैं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन हम निहत्थे गोली नहीं खाएंगे, यहाँ बैठ के मरेंगे। आइए, ये डोगरी पुलिस के भाई हमारे बैठे हैं, आइए, शायद इनमें से कई हमारे बाप की उम्र के हैं, कई भाई की उम्र के हैं, मारिए हमें, मारिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन कश्मीर में जाके कोई आतंकवादियों की गोली नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। आज एक माँ आपको कहती है बाहर आइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि कश्मीर के इतिहास में आपको ये दिन काले दिवस के रूप में मनाना पड़ जाए। आपको अफसोस हो जाए कि हमारे 50 मार का सपना पूरा नहीं किया, हम यहाँ शहीद हो जाएंगे। बाहर आइए, बाहर आइए, आपको हमें जवाब देना पड़ेगा। आपने हमें झूठे आश्वासन दिए, आपके झूठे आश्वासनों ने हमें 7 महीने रास्ते पे बिठाया। हमारे बच्चों की हालत देखिए, पूरा 4 साल हो गए इन बच्चों को स्कूल गए हुए। आपने 370 हटाया, आपने 370 हटाया, किसके लिए उठाया? बाहर के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के फायदे के लिए। जम्मू की आवाम, जम्मू के डोगरे होश में आ जाओ, नहीं तो मैं कहती हूँ आपके नाक के नीचे से ये लोग आपके बच्चों की लाशें गिरा देंगे। आपके नाक के नीचे आपके बच्चों की डेड बॉडीज पड़ी होंगी, आपको रोने का मौका नहीं मिलेगा। बाहर निकले, जम्मू का हर एक डोगरा मैं मैसेज देती हूँ, बाहर आइए। अगर एक माँ आज रास्ते पे खड़ी है, अपने बच्चे की भीख मांग रही है कि हमें कश्मीर में डर है, हमें कश्मीर में खतरा है, तो मैंने क्या गलत किया? मैंने कौन सा जुल्म किया इन बहनों ने? हमें इन्होंने झूठा किया। 15 साल पहले हमें कश्मीर के अंदर भेजा, हमारी
की उम्र में हम बहनें कश्मीर के अंदर गए हैं। लेकिन आप बताइए, हमारे साथ धोखा किया, हमारी जो फीमेल की ट्रांसफर पॉलिसी थी उसको आपने बंद कर दिया। आज भी वो इम्प्लीमेंट है, लेकिन उसकी फाइल 2019 के बाद आपने दफना दी। बाहर का डोमिसाइल होते हुए कश्मीर के अंदर नौकरी कर सकता है, कारोबार कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। यहाँ के एम्प्लॉयज एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी जा सकते हैं, लेकिन एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन ट्रांसफर होकर नहीं आ सकते। ये क्या है? आप बताइए ये क्या है? आप कहते हो नहीं चलेगा, ये डिस्ट्रिक्ट कैडर है, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट कैडर है। भाई कैसा कैडर? आपने जब यूटी बनाई, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आप कहते हो कश्मीर हमारा है। अगर सच में कश्मीर हमारा है तो कश्मीर से एम्प्लॉयज यहाँ और यहाँ के एम्प्लॉयज कश्मीर के क्यों नहीं जा सकते? इसका मतलब कश्मीर हमारा नहीं है। इसका मतलब कश्मीर हमारा नहीं है। इसका मतलब कश्मीर बिल्कुल हमारा नहीं है। आप लोग अभी भी अंधेरे में हो। कश्मीर हमारा नहीं है क्योंकि आप वहाँ के लोगों को यहाँ, यहाँ के लोगों को वहाँ भेजने में विफल हो, इसलिए कश्मीर हमारा नहीं है। आप अभी भी भ्रम में जी रहे हो कि कश्मीर हमारा है। भ्रम दूर कीजिए, अपना भ्रम दूर कीजिए। आप लोग कहते हो एक एक कार्यालय में 5-5 लोगों को रखेंगे। भाई क्यों? आपको आसानी हो जाएगी कंडोलेंस करने में। एक एक कार्यालय में 5-5 लाशें गिरेगी, फिर आपको आसानी हो जाएगी। एक ही परिवार में जाओगे, कंडोलेंस करोगे, आंसू गिराओगे, आपके वो डिब्बे भी बच जाएंगे, आपकी एम्बुलेंस के खर्चे भी बच जाएंगे। हम अपने बच्चों को कुर्बान नहीं होने देंगे। हमें रास्ते पे नहीं जाना और हमारे पास वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है रहने की। हमें माइनस टेम्परेचर में टेंट लगा के बैठना है। जी महोदय जी, अगर आप सुन रहे हो, हमें वहाँ रास्ते पे टेंट लगा कर बैठना है। आपने किन लोगों को 18-20 कर दिए? कौन लोग हैं वो शरणार्थी जो बाहर से आए हैं? उनको आपने 18-20 कर दिए। इन डोगरे वसे तो है के किता, इन डोगरे वसे तो है के किता। सारे सुनो मेरे डोगरे भैन भरा, सारे पुलिस, सारे कर्मचारी, कितनी मेरी बहनें खड़ी हैं, सुनो। ये डोगरों को 7 महीने से इन्होंने रास्ते पे बिठाया है। एक लॉलीपॉप दिया एलजी साहब ने, कमेटी का गठन किया, 2 कमेटीज बनाई, 2 कमेटीज कॉन्स्टिट्यूशन के दावे देते हैं। एक देश एक संविधान चेंज कर दिया रातों रात, जम्मू कश्मीर का कानून और संविधान, ना भारत का संविधान लागू किया। क्या कौन सा कैडर सिस्टम भाई? जब आपने संविधान चेंज कर सकते हो, डिलिमिटेशन ओवरनाइट होती है, नोटबंदी ओवरनाइट होती है, इन बहनों की ट्रांसफर पॉलिसी जो जिंदगी मौत से जुड़ी हुई है, क्यों नहीं लागू कर सकते? आप क्यों नहीं लागू कर सकते? हम पूछना चाहते हैं। हमें मार दो, यहाँ शहीद कर दो अपनी जन्मभूमि जम्मू में। मैं जिस मिट्टी की हूँ, मैं उसकी मिट्टी में मरना कबूल करूंगी, लेकिन मैं कश्मीर जाके दूसरी मिट्टी में अपनी जान नहीं दूंगी, नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि हमें कश्मीर जाना है, अगर हम मर गए, हमारी डेड बॉडी को कोई नहीं लाएगा वहाँ से, हमारी डेड बॉडी को वहाँ के लोगों को दफनाने देना। और साफ तौर पर ये चेख चिल्लाहट, ये सब कुछ, ये दुख जो है इसी बात का है कि जिस तरह के आसार वहाँ पर है, वहाँ पर इन लोगों का रह पाना बेहद मुश्किल है। और इसी के लिए कई दिनों से, कई महीनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज भी प्रोटेस्ट करते हुए साफ तौर पर आपको देखा जा सकता है। और आज बीजेपी ऑफिस के बाहर है और कल जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा द्वारा जो बात रखी गई थी उसी को लेकर ये अपनी बात आज यहाँ पर रखने आए, क्योंकि जिस तरह का भरोसा बीजेपी ने दिया था वो भरोसे पर जो है वो खरी नहीं उतर रही है। और यही बात है, इनका यही कहना है कि अगर यही हालात है, हम कश्मीर नहीं जाएंगे, यही मरेंगे और आने वाले समय में जो वोट की बात आप करते हैं वो शायद ही हमारी तरफ से दिया जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।